जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रामी जी के स्टूडियो में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हल करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास, जहां से टॉप 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस लगाने से पहले इनकी थ्योरी पढ़ लिया करो, तो आपको पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं तो दोस्तों 2018 से लगातार ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, सामान्य क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता रहेगी कौन सा क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, इसके लिए थोड़ी बहुत थोड़ी पढ़ लिया करो। क्वेश्चनों को प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों विशाख दत्त ने की थी। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलीन बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को कुलीन बताया गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुंग वंश ने समाप्त किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों बहदस्त, और बहदस्त की हत्या पुष्यमती शुंग के द्वारा की गई थी, और पुष्यमती शुंग ने बहदस्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? राइट आंसर है अभी पढ़ा हमने, बहदस्त। अंतिम सम्राट कौन था मौर्य वंश का? बहदस्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? कौन सा वे वंश था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन ए है, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म ग्रंथ दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन बी है, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। उपगुप्त ने प्रेरित किया था अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। ये दोनों दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है, चरक चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि चरक का संबंध दोस्तों कुषाण से था। चरक का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का शासक कनिष्क राजवैद्य था, यानी कि चरक दोस्तों कुषाण वंश का क्या था? राजवैद्य था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क का संबंध किस वंश से थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण वंश से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क खालिस्तान वंश का सम्राट है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कुषाण वंश का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ युग प्रारंभ हुआ था, संघ युग का प्रारंभ कब से हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 78 ईस्वी से इनका प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी से संघ युग का प्रारंभ हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं ने सबसे मशहूर खालिस्तान थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर राजा कौन सा था, ये हमें बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुषाण कनिष्क हो जाएगा। कुषाण शासकों के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम था कनिष्क, और दोस्तों इनका शासनकाल था 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कौन सी शताब्दी में अधिकार स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, पहली शताब्दी में। राइट आंसर होगा पहली शताब्दी ने कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। हाथी गुफा शिलालेख किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, खारवेल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खारवेल। ओडिशा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में ये शिलालेख प्राप्त हुआ दोस्तों, और जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से जानते हैं, इन्हें हाथी गुफा शिलालेख के नाम से जानते हैं, और इसे खारवेल के द्वारा लिखा गया है। हाथी गुफा शिलालेख को खारवेल के द्वारा लिखा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त परिस्थिति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें खालिस्तान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
किसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रसिद्ध से हमें गुप्त के शासक के चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, यह मिलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पुष्यवती वंश से संबंध है इसका। हर्षवर्धन का संबंध है पुष्यवती वंश से। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति का एहेलो शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की खालिस्तान पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। विस्तार से वर्णन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्ष। पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन डी सही हो जाएगा हर्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए जुआन जांग। जुआन जांग जो कि भारत आया था हर्षवर्धन के काल में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्यभट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दोस्तों प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिज्ञ और गणितज्ञ भी थे, जिन्हें बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षचरित्र पुस्तक नामक रचना यानी हर्षचरित्र पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन के साल में। राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से लेकर 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यानी 17 वर्ष तक ये बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन के लिए भारत रहा था। वो व्यक्ति कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी हेनसोंग। राइट आंसर है ऑप्शन सी हेनसोंग, जो 17 साल तक भारत में रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, अभी हमने पढ़ा है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हेनसोंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन से बार बार 2018 से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक के दोनों के रूप में रहा था? यानी पहले छात्र यानी यहाँ पर पढ़ा फिर यहाँ पर पढ़ाया, वो कौन सा व्यक्ति था? अब ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया है, इसका उत्तर भी वही होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हेनसोंग। हेनसोंग वही व्यक्ति था जिसने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण भी की और यहाँ पर शिक्षा दी भी, पढ़ाया भी था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए वराहमिहिर, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन से हैं? एक तो है कालिदास दोस्तों, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और घटप्रभा, शंकु, अमर सिंह और बेताल भट्ट, सपनंग और वररुचि। ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा था 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसी भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री का क्या नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभावती गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी करती है? मेघदूत किसकी करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास की एक प्रस्तुत करती है। और कालिदास ने दोस्तों एक प्रमुख नाटक भी लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त वंश ने। दोस्तों गुप्त वंश ने परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियां, जो भी उपलब्धियां प्राप्त की थी वो यानी अभिलेखों और परिस्थितियों में लिखवाई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणावादक भी था? अच्छा वीणावादक भी था। राइट आंसर है समुद्रगुप्त। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक भी माना जाता है दोस्तों, और ये अच्छा वीणावादक भी था। अच्छा वीणावादक भी था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त साम्राज्य को, जो 4वीं शताब्दी में आया था दोस्तों, उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ दोस्तों। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, ये कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।